हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा 121 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है एसएससी जीडी के लिए। स्पेशल जीएस के जो 20 क्वेश्चन है उसको मैं कंटिन्यू करा रहा हूं और 4 प्रैक्टिस सेशन हमारे हो चुके हैं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं 5वां प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी। क्या जितने भी हमारे साथ, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़कर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट का अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन बहुत शानदार हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल होंगे और बेनिफिशियल भी रहेंगे। इसके अलावा मैं एक जानकारी बता देता हूं, कल की जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच मैंने बेन स्टोक बताया था, तो उसमें आप करेक्शन कर लेंगे। मैन ऑफ द मैच जो है बेन स्टोक नहीं है और मैन ऑफ द मैच उसमें सैम करन है और मैन ऑफ द सीरीज भी सैम करन को दिया गया था। ठीक है, तो उसमें आप लोग करेक्शन कर लेंगे क्योंकि मैच जब खत्म हो गया था उसी समय मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ा और मैंने वो प्रोग्राम देखा भी नहीं, तो इस जानकारी को आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है और इसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोज की तरह हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आप सभी लोगों के स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में लिखा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? आप लोगों को आंसर करना है यह कथन किसने बोला है। जेएल नेहरू ने बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला, भगत सिंह ने बोला है, अरविंदो घोष ने बोला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके पॉइंट को पकड़ेंगे, इसकी भाषा को पकड़ेंगे कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, तो इसका मतलब है कि वो कोई क्रांतिकारी प्रॉपर नहीं होंगे, मतलब कोई राजनेता होंगे। तो इसमें आपको आंसर कौन सा लग रहा है, आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जेएल नेहरू। तो ये बात जेएल नेहरू ने बोली थी कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना। ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। और आज मैं जानकारी दे देता हूं, आज जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि है, यानी बाल दिवस के रूप में हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। और हमारे देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत में सबसे लंबा कार्यकाल जो है जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। 16 साल जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू। तो जेएल नेहरू ने ही मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं यह कथन बोला था। इसका आंसर ये हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? दिल्ली चलो। इनके 2 नारे थे, बहुत ही फेमस थे, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, एक नारा ये दिया था और दूसरा दिया था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये 2 कथन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद बोला था। भगत सिंह ने क्या बोला था, इसको याद रखना है। भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। क्या नारा दिया था? इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का नारा था। ओके, तो ये 4 आपको चीजें याद रखनी है। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभी हाल ही में पीटी के एग्जाम में, यानी जो पीटी उत्तर प्रदेश पीटी का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था दिल्ली चलो, ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन जो है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक कहा जाता है? दार्शनिक का मतलब है कि वो दर्शन शास्त्र में अपनी अभिरुचि रखते थे, दर्शन शास्त्र के एक विद्यार्थी भी रहे हैं और दर्शन शास्त्र के वो एक टीचर के रूप में भी रहे हैं। तो भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के रूप में कहा जाता है, यानी उनको दार्शनिक राजा बोला जाता है? मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति होने से पूर्व एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और भारत में शिक्षक दिवस के रूप में, इनकी याद में, इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनको भारत का राष्ट्रपति, इनको दार्शनिक बोला जाता है। ठीक है, दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो ये कौन हो जाएंगे? इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। और वहीं पर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और या फिर हम ये कहें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म आप सभी लोगों को पता होगा बिहार में हुआ था, सिवान जिले में हुआ था। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पहले विज्ञानी है, पहले वैज्ञानिक है जिनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन है, जिन्हें दार्शनिक राजा के रूप में कहा जाता है, ऐसे ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। आज के दिन का थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और इसे बहुत ही आसानी से करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, सबसे पहले तो यही जानना है गुरुमुखी लिपि का संबंध किससे है। तो जो भी हमारी पंजाबी भाषा है उसमें इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने, यहाँ पर आप लोग गुरु लिख लेंगे, किस सिख गुरु ने किया था। तो आप लोगों को पता होगा सिखों के कितने गुरु रहे, सिखों के 10 गुरु रहे थे। ठीक है, गुरु नानक से स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक जो है वो हमारे पहले गुरु रहे थे। दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। तीसरे गुरु की अगर हम बात करते हैं तो अमरदास थे, अमरदास थे। चौथे गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु रामदास थे, इन्हीं को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, अमर रामदास थे। पांचवें गुरु की बात करते हैं तो अर्जुन देव की बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को आप लोगों को पता होगा, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, फांसी पर लटका दिया था जहांगीर ने। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो हर गोविंद है गुरु, छठवें जो गुरु है हर गोविंद है, हर गोविंद है गुरु, छठवें हर गोविंद है। ठीक है, गुरु सातवें की बात कर लेते हैं तो इनके सातवें गुरु है हरिराय है। आठवें गुरु की अगर हम बात करते हैं तो आठवें गुरु हैं हरकिशन है। आठवें गुरु की बात करते हैं तो हरकिशन, गुरु हरकिशन है, हरकिशन है। ठीक है, गुरु हरकिशन है। नवें गुरु की बात करते हैं गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर है। नवें गुरु की बात करते हैं गुरु तेग बहादुर है। वहीं पर अगर हम 10वें गुरु की बात करते हैं, वहीं पर 10वें गुरु की बात करते हैं तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, तो इनमें जो मुख्य गुरु हैं जिनके समय में बहुत ही मुख्य घटनाएं उनके बारे में बता देता हूं। तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। यानी गुरु अंगद को ही गुरु लहना के नाम से भी जानते हैं, इनको गुरु लहना, यानी इनका जो निकनेम था गुरु लहना। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं सिख संप्रदाय की। अगर नींव की बात करते हैं तो सिख संप्रदाय की नींव किसने डाली थी? गुरु नानक जी ने डाली थी। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, अभी कुछ समय पहले इनकी जयंती भी थी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप बना दिया था, यानी स्थायी रूप दे दिया था लंगर व्यवस्था को, जो लंगर चलता है आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं रामदास, तो रामदास ने जो है आपने देखा होगा 500 बीघा जमीन जो मिली थी, अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी। और उसी में बाद में अर्जुन देव आते हैं तो अमृतसर पूरे शहर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे छोटे गुरु या बाल गुरु के रूप में जाना जाता है हरिकिशन को, इनको बाल गुरु के रूप में जानते हैं। और गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, और इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो ये 10वें और अंतिम गुरु हैं। इन्होंने 5 चीजें जो हैं गुरु सिख संप्रदाय में अनिवार्य कर दी थी, और 5 चीजें सभी लोगों को पता होंगे। खालसा पंथ की स्थापना भी की थी गुरु गोविंद सिंह ने, और इसमें कड़ा था, केस है, कंगा है, कृपाण है। तो ये 5 चीजें जो है इन्होंने, कच्छा है, ये 5 चीजें जो है अनिवार्य कर दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुलिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था या गुरु लहना ने किया था। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के दिन का हमारा, आज के सेट का हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सी बात, इसमें अगर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे तो एक सिक्किम ऑप्शन है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। सारे जो हमारे राज्य हैं वो सब हिमालयी राज्य हैं। और हिमालयी राज्य में आप लोगों को पता है कि एक दर्रा पड़ता है, शायद आप लोगों को पता होगा, उमलिंगला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? उमलिंगला। उमलिंगला दर्रा जो है, उमलिंगला दर्रा है, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई। और उमलिंगला जो दर्रा है ये कहाँ पर पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। ये लद्दाख में पड़ता है। 19,300 मीटर, 19,300 फीट ऊंचाई पर जो है ये ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर ये सड़क बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? लद्दाख आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत के किस राज्य में? दुनिया में सबसे ऊंची अगर सड़क की बात करते हैं तो ये भी लद्दाख राज्य में है, लेह लद्दाख में। लेह जो शहर है वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। फिर इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम में सभी लोगों को पता है कंचनजंगा, आपने पर्वत श्रेणी सुनी होगी, ये भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा।
ठीक है, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत में, तो भारत में कंचनजंगा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो K2 है, गार्डविन नेशनल, लेकिन वो हिमालय के क्षेत्र में नहीं है, वो काराकोरम रेंज में आती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप सभी लोगों को पता होगा एक ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है, ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, ट्यूलिप, भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन यानी फूलों का गार्डन बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर में बात कर लेते हैं। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है, सबसे ऊंचा उत्तराखंड में हर्बल पार्क बनाया गया है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 बिहार एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां बना है? तो ये कहां पर बना है? उत्तराखंड में। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नागार्जुन जैसे हीरो हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? तो नागार्जुन दक्षिण भारत में मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा नागार्जुन नाम या नागार्जुन हीरो कहाँ पर मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में मिलते हैं। तो इसमें से देखो दक्षिण भारत में कौन कौन नदी बहती है? तो गंगा तो नहीं होगी, गंगा कट हो जाएगा। महानदी दक्षिण भारत में नहीं आती है, उड़ीसा क्षेत्र में बहती है। इसके अलावा दो नदियां बची हमारी, गोदावरी बची और कृष्णा बची। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध। और ये कहां पर बना है? तो तेलंगाना राज्य में बनाया गया है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। अन्य जो नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है। और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं, लेंथ की, 4800 मीटर जो है लंबा ये बांध है, यानी 4800 किलोमीटर लंबा ये बांध है। इसके अलावा वहीं पर हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी पर एक कालेश्वरम रिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है। इसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई गई है, सिंचाई परियोजना। और दुनिया की ये एकमात्र पहली लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ठीक है, जो कहां पर बनाई गई है? गोदावरी नदी पर बनाई गई। अगर हम गंगा की बात करते हैं कि गंगा पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो गंगा पर एक बांध बनाया गया पश्चिम बंगाल में, फरक्का डैम बनाया गया। क्या नाम है इसका? फरक्का डैम बनाया गया है, फरक्का बांध। ये फरक्काबाद मत कर देना, ठीक है। कोई अगर ये सोचो कि फरक्का से फरक्काबाद कर दोगे, नहीं, ये फरक्का डैम है, गंगा नदी पर बना है। जहां पे हुगली और गंगा दोनों अलग होती, वहीं पर ये फरक्का बांध बना है पश्चिम बंगाल में, राइट, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6वां आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको सभी लोग आराम से करेंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और स्टैटिक जीके के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है कि नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? तो जैसे हमारे भारत की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, भारतीय संसद बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट बोलते हैं। ऐसे ही नेपाल की संसद को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फेडरल असेंबली है, संसद भवन है, जातीय संसद है, या फिर राष्ट्रीय पंचायत। तो इसमें संसद भवन तो आप एक आंसर कट कर दीजिए, क्योंकि संसद भवन जो है वो हमारे भारत में बोला जाता है, फेडरल असेंबली भी नहीं है, ठीक है। बचे इसके 2 आंसर, बचे इसके 2 ऑप्शन बचे। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें राष्ट्रीय पंचायत जो है, राष्ट्रीय पंचायत, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत जो है वहां की नेपाल की संसद का नाम दिया गया है, राष्ट्रीय पंचायत। लेकिन अगर हम, ये तो वहां की संसद हो गई, अगर हम राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं, नेपाल के राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करते हैं, जो नेपाल के राष्ट्रपति भवन है, नेपाल का राष्ट्रपति भवन, नेपाल का राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो इसका नाम है शीतल भवन है। क्या नाम है इसका? शीतल भवन नाम है। कहीं पे आपको शीतल भवन भी लिखा मिलेगा इस तरह से, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे शीतल लिख दो या शीतल लिख दो, एक ही बात है। अगर मैं बात करता हूं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी सभी लोगों को पता होगा, क्या राजधानी है? काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू है। और नेपाली रुपया वहां की मुद्रा है। मुद्रा की बात करते हैं तो नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया हमारे रुपए से जो है इसकी वैल्यू कम है, नेपाली रुपया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर देते हैं वहां पर राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी जो है वहां की राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। वहीं पर अगर हम वहां के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वहीं पर ये क्या है? पी है। पी का मतलब होता है प्रेसिडेंट। अगर हम वहां पे के पीएम की बात करते हैं तो शेर बहादुर देउबा है। कौन है? शेर बहादुर देउबा है। क्या है? शेर बहादुर
देवबा है, राइट। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इसको करना है क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के सामने आपके है और इसको कर लेना आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये टिक कर लेंगे, किसका है? करंट अफेयर का क्वेश्चन। यहाँ पे सन नहीं दिया गया है, तो अगर आपने पिछला पढ़ा होगा कि जो अभी बाली में हुआ था इंडोनेशिया, यानी बाली इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, वो 17वां हुआ था, 17वें क्रम का हुआ था और ये 2022 में हुआ था। तो इसका मतलब जो है 18वां G20 होगा, 18वां जो G20 होगा वो कहां पर होगा? वो कब होगा? 2023 में होगा। और ये पूछा गया कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कहां पर होगा? ये पिछली क्लास में मैंने बताया था और इसमें बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको और इजिली इसका आंसर हो जाएगा, भारत में होगा, ठीक है। तो भारत में 2 सम्मेलन होंगे, यानी कि 2023 में भारत में 2 समिट होंगी। एक होगा G20 समिट होगी और दूसरी होगी SCO की समिट होगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। GD में अगर आपके सेट वाइज आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप चाहे आज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए मुझसे कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा। वहीं पर अगर हम G20 की बात करते हैं तो G20 में 2 अधिकारियों को सिलेक्ट किया गया है, एक समन्वयक अधिकारी बनाए गए हैं, G20 समन्वयक अधिकारी बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हर्ष कुमार श्रृंगला बनाए गए, हर्षवर्धन श्रृंगला, कुमार नहीं है, हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है क्या बनाया गया? समन्वित अधिकारी बनाए गए 2023 में जो सम्मेलन होने वाला है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं शेरपा किसको बनाया गया है? G20 का शेरपा किसे बनाया गया? G20 का शेरपा की अगर हम बात करते हैं 2023 के लिए, तो यह बनाया गया है, किसको बनाया गया? अमिताभ कांत को बनाया गया। किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत को बनाया गया, ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं। और अमिताभ कांत ये वही है जो आप नीति आयोग पढ़ते हैं, नीति आयोग के पूर्व जो थे CEO थे अमिताभ कांत थे, ओके, क्लियर है। और वर्तमान में जो है परमेश्वरन अय्यर है नीति आयोग के CEO। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपकी स्क्रीन के सामने। एक किताब का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इस किताब के लेखक कौन है। एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऐसे आप इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है, इसमें पूछा गया है। तो आप लोगों को आंसर करना है। तो आप लोगों को देखिए क्या आंसर करेंगे। जब भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेन किताब, जैसे दादा भाई नरौजी है, तो कल मैंने इनका देखा था, ब्रिटिश इन पावर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है दादा भाई नरौजी को, ग्रेट ओल्ड मैन। तो इनकी ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक जो है इनकी नहीं है। इसके अलावा PC महानोबलिस जो है भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एक अर्थशास्त्री रहे हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना आप लोगों को पता होगा, तो PC महानोबलिस के ही उसमें। इसके अलावा भारत में जो सांख्यिकी का गठन किया गया था, यानी सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था, या सांख्यिकी के जनक जो माने जाते हैं वो PC महानोबलिस माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर PC महानोबलिस नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा MG रनाडे, ठीक है, महादेव जी रनाडे इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं महाराष्ट्र से और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के जो लेखक है MG रनाडे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? MG रनाडे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस अन्य क्रांति के नाम से जाना? तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, रशिया क्रांति यानी रूस की क्रांति जो है, रूस की क्रांति वो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और आप लोगों को पता है प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, यानी कि 1914 से 1918 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी बीच में जो है रूस में भी क्रांति हो गई थी। रूस में ये क्रांति हो गई थी। वहां पे एक जार करके एक शासक हुआ करते थे, बहुत ही क्या कहते हैं, एक प्रकार के तानाशाही शासक हुआ करते थे। उनके शासन को अंत करने के लिए वहां पे एक राजनीतिक संगठन था जिसका नाम था बोल्शेविक। क्या नाम था? बोल्शेविक एक संगठन हुआ करता था और बोल्शेविक जो संगठन था इसी ने वहां पे क्रांति की थी। यानी कि क्या वहां पे होना चाहिए?
राजतंत्र को हटा के वहां पे एक लोकतंत्र की व्यवस्था करना था। इस क्रांति का यही उद्देश्य था। तो 1917 में ये क्रांति होती है और बोल्शेविक क्रांति के नेता होते हैं लेनिन। आप लोगों ने पढ़ा था लेनिन को, शायद आप लोग जानते होंगे। लेनिन एक मार्क्सवादी नेता रहे हैं और इन्हीं के देखरेख में ये क्रांति हुई थी, और ये क्रांति हुई थी अक्टूबर महीने में। तो इसलिए इस क्रांति को क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। तो इस क्रांति को, रूस की क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कह सकते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं। एक दूसरा नाम और क्या होता है? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। बोल्शेविक क्या था? एक राजनीतिक संगठन था। इसी संगठन ने इस क्रांति को किया था। और लेनिन जो है, जो वहां के पहला जब लोकतंत्र बन जाता है तो लेनिन वहां के प्रथम प्रशासक बनते हैं रशिया के। लेनिन के बाद जो है वहां पे दूसरे जो शासक आते हैं, स्टालिन आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर क्रांति हो गई। नवा क्वेश्चन आते हैं, नवे क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ये आपको ये पता होगा। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई थी। अजंता एलोरा की गुफा जो है यूनेस्को की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा यूनेस्को की, ये भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। सूची में क्या है? शामिल है, ओके। और ये कब शामिल किया गया था? तो इसकी मैं बात कर देता हूँ 1983 में। तो सबसे पहले भारत 1983 में, सबसे पहले अगर भारत में जो भी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को में शामिल हुए थे तो अजंता एलोरा की गुफाएं ही थी। तो इसमें पूछ रहा है अजंता की गुफाएं भारत के किस शहर में है? मुंबई में है, औरंगाबाद में, पुणे में है, नागपुर में है, और महाराष्ट्र के चारों शहर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद में। जो अजंता की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं जो हम बात करते हैं वो अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यानी कि पास नहीं है, दूर है। इन गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो मैं बता देता हूं। इन गुफाओं का निर्माण, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। राष्ट्रकूट शासक, इसके अलावा शासकों ने किया था। इसके अलावा गुप्त वंश के शासकों ने किया था। किसने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने किया था। और अगर हम प्रॉपर अगर बात करते हैं, अजंता की गुफा जो औरंगाबाद में है, वहां पे एक शासक हुआ करते थे, वाकाटक शासक थे। वाकाटक शासक हुआ करते थे। शासक हरिसेना के द्वारा ये अजंता की गुफाएं वहां पे बनवाई गई थी। हरिसेना, इनका नाम था हरिसेना। तो हरिसेना भी लिखकर आएगा या हरिसेना लिखकर आएगा। तो वाकाटक शासक हो गए, राष्ट्रकूट हो गए और गुप्त शासक हो गए। तो 3 ये वंश रहे हैं जिन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया है। समझ रहे हो? अजंता की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद में। और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो ये कहां पर है? औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जो ये गुफाएं हैं ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाओं में आपको बौद्ध धर्म के बारे में भी आपको एक छवि मिलती। बौद्ध धर्म के बारे में, यानी बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। तो तीनों धर्मों से संबंधित है अजंता एलोरा की गुफाएं। गुफा नंबर, अजंता की गुफाएं यानी गुफा नंबर अगर हम बात करते हैं 16 या 17, तो वो किसने बनवाई? तो गुप्त वंश के शासकों ने बनवाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 का टाइम था और उस समय भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इन्होंने भारत में जो है रोड के संबंध में एक बहुत बड़ा काम किया था। रोडों के संबंध में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और हमारे अगर भारत में एक रोडों के लिए क्रांति की बात अगर करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही आई थी। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? सड़क से हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन 2012 एसएससी जीडी में पूछा गया है। 2012 एसएससी जीडी में ये पूछा गया है क्वेश्चन की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो सड़कों से हो जाएगा। और ये बेसिकली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या? तो 4 महानगरों को आपस में जोड़ना है। सड़क के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ना है। ये 4 महानगर कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा मुंबई, दूसरा आपका हो जाएगा मुंबई, तीसरे अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा चेन्नई, तीसरे शहर की बात करते हैं ये चेन्नई हो जाएगा, चौथे शहर की बात करते हैं तो ये कोलकाता। तो ये 4 महानगरों को आपस में
आपस में जोड़ना था और इसी प्रक्रिया में इसको नाम दिया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। एक शॉर्ट ट्रिक लिखना है आपको। कैसे लिखना है कि आपको बीएसपी लिखना है। चलिए मैं खाली पेज में लिख देता हूं, खाली पेज में मैं लिख देता हूं, खाली पेज में यहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं। खाली पेज में आपको जानना है बीएसपी देखिए क्या बी, ये शॉर्ट ट्रिक आपको लिख लेनी है बीएसपी। तो बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा भारतमाला परियोजना, बी से हो जाएगा भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना। इसका संबंध किससे है, परियोजना, भारतमाला परियोजना। इसका संबंध जो है वो आपका किससे है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि नेशनल हाईवे जो है उससे संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एस से, तो एस से हो जाएगा सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। यानी इसका संबंध किससे है, बंदरगाहों से संबंधित है। बंदरगाहों का निर्माण करना, विकास करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना, बंदरगाह। इसके अलावा हम बात करते हैं पी से, तो पी का मतलब है पर्वतमाला। पी का मतलब क्या है, पर्वतमाला। पर्वतमाला का संबंध जो है ये आपका रोपवे के संबंध से है। रोपवे जो हमारे सार्वजनिक रोपवे बनेंगे। और आपको पता होगा कि जो बजट 2022-23 आया था, बजट 2022-23, बजट 2022 और 23, बजट 2022-23 में भारत में बताया गया था कि 25,000 जो है 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। वहीं पर जो है पर्वतमाला की बात अगर कही जाए तो 60 किलोमीटर लंबा पर्वतमाला बनाया जाएगा। यानी कि भारत में 8 रोपवे बनाए जाएंगे। भारत में कितने बनाए जाएंगे, 8 रोपवे बनाए जाएंगे, 8 सार्वजनिक रोपवे बनाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं भारत में पहला सार्वजनिक रोपवे की बात करते हैं, तो भारत में पहला सार्वजनिक रोपवे, भारत में पहला सार्वजनिक रोपवे वो आपका वाराणसी में बनाया गया। कहां पर बनाया गया है, वाराणसी में बनाया गया। यानी कि वाराणसी या बनारस कुछ भी कह सकते हैं, वाराणसी में बनाया गया। ठीक है, इसका आंसर आपको ये याद रखना शॉर्ट ट्रिक बसपा। बीएसपी एक पार्टी, मायावती जी की पार्टी को याद रखना है। बीएसपी, बी से क्या, भारतमाला परियोजना, मतलब क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। एस से सागरमाला परियोजना, बंदरगाह के विकास से संबंधित है। पी से है पर्वतमाला परियोजना, यानी रोपवे का निर्माण करना। शायद बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे रोपवे। रोपवे स्पेशल एक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का साधन होता है, परिवहन का साधन होता है। जहां पे दुर्लभ या दुर्गम स्थान होते हैं और उनके बीच में जाना होता है, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे ऊपर केबल लगी होती है और उसी में ट्राली नुमा बना होता है। उस ट्राली नुमा में, जैसे मैं ये बता देता हूं, यहाँ पर ये दुर्गम स्थान है, ये दुर्गम स्थान है, पर्वत है, यहाँ के इस एरिया में जाना है, इस एरिया में, तो यहाँ पे एक ट्राली लगी है और ये केबल लगी है, ये ट्राली जो है इधर से इधर की ओर जाएगी। तो यही जो होता है रोपवे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, आ जाते हैं जहां पे हम लोग चल रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है 12, मत्स्य संपदा योजना का संबंध किससे। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, एक बार मैं पीछे करा भी चुका हूं। तो मत्स्य संपदा योजना का संबंध किससे है, तो ये योजना स्टार्ट हुई थी 10 सितंबर 2020 को पीएम मोदी जी ने स्टार्ट किया था। 10 सितंबर 2020 को पीएम मोदी जी ने दिल्ली से स्टार्ट किया था। और उस समय भारत में जो था, भारत में लॉकडाउन था। क्या था, भारत में लॉकडाउन था। भारत में पहला लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारे जितने भी उद्योग थे या सर्विस सेक्टर था वो पूरी तरह से बंद था। तो मछली के उत्पादन से, यानी मछली को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये योजना चलाई थी। और अभी 10 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2022 से इस योजना के जो है पूरे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं, तो 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मत्स्य संपदा योजना का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन संबंधित। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, ब्लू क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन, तो नीली क्रांति का भी संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आज की हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये हमारा पॉलिटी से है, यानी कि संविधान से है। देखिए क्या कह रहा है, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार में रख दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट में रख दिया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 का में इसको रख दिया गया था। अनुच्छेद 21 का में जो है रख दिया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी में शिक्षा को हमने कहां पर रखा है, डीपीएसपी में शिक्षा को हमने अनुच्छेद आर्टिकल 45 में रखा है। और क्या है कि जितने 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और उनको शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करते हैं न्याय पंचायत, तो ये संविधान संशोधन हमारा न्याय पंचायत से नहीं है। इसके अलावा हमारा शिक्षा का भी नहीं होगा। बचे हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन बचे। वहीं पर अब बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायतों के संबंध में हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और भारत में पंचायती राज संवैधानिक सिस्टम जो जुड़ गया था वो 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर हम 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित, किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। और नगर पालिकाएं, ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये 1993 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो हमारे शहरी निकाय होते हैं उनसे संबंधित है। और इसमें कितने विषय की बात की गई है? तो 18 विषयों की बात की गई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में किस अधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि किस अधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में आपने देखा होगा कि गुप्तचर जो पुरप है इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख आपको मिलता है। रत्नी अधिकारी, इसका भी उल्लेख मिलता है। वहीं पर वाजपति अधिकारी जो भी हमारे चरागाह से संबंधित होते हैं उसका भी उल्लेख है। लेकिन हमें न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में हमें न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखना, ऋग्वेद की बात की जा रही है, यानी कि पूरी वैदिक युग जो है वो दो कालों में बटा है, एक पूर्व वैदिक काल में बटा है, एक उत्तर वैदिक काल में। तो जो ऋग वैदिक था वो पूर्व वैदिक काल की बात करता है। वहीं पर अगर हम चलते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यानी इसको बोलते हैं साई, बोलते हैं क्या बोलते हैं? साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई थी। चलिए मैं कुछ बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ 1928 की अगर हम बात करते हैं तो बीसीसीआई की स्थापना हुई है। बीसीसीआई की स्थापना हुई, इसे क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड 1928 में बना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 1937 की बात करते हैं तो ये क्या बना है? इंडियन, ये ऑल इंडिया AIIF, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट अंतरराष्ट्रीय भारतीय फुटबॉल संघ। ये क्या है? 1937 में भारतीय फुटबॉल संघ बना है। भारतीय फुटबॉल संघ बना है। 1937 में भारतीय फुटबॉल संघ बना है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं 2009 में की, तो 2009 में हॉकी इंडिया बना है, हॉकी इंडिया संघ बना है। 2009 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बना है? हॉकी इंडिया संघ बना, हॉकी इंडिया संघ बना है, हॉकी इंडिया संघ बना। इसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, यानी भारतीय इंडिया हॉकी के अध्यक्ष हैं, दिलीप तिर्की हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। दिलीप तिर्की जो है वर्तमान में भारतीय हॉकी टिक्करी, दिलीप टिक्करी ऐसे लिखेंगे, दिलीप टिक्करी जो है वर्तमान में भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। वहीं पर अगर हम भारतीय फुटबॉल संघ की बात करते हैं तो इसमें भारतीय फुटबॉल संघ के जो हैं वो कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे हैं, वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे प्रफुल्ल पटेल के स्थान पर आए थे। अब हमारा ऑप्शन बचा एक, तो ऑप्शन क्या बचा? 1984 बचा। आंसर क्या हो जाएगा? 1984। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, इसको क्या बोलते हैं? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1984 हो जाएगा। 1928 में क्या बना है? बीसीसीआई बना है। 1937 में क्या बना है? भारतीय फुटबॉल संघ बना है। 2009 में क्या बना है? 2009 में बना है हॉकी इंडिया बना, हॉकी इंडिया संघ बना। ठीक है, इसके अलावा हम बीसीसीआई की अगर हम बात कर लेते हैं, बीसीसीआई अभी हाल में इसमें कुछ नियुक्तियां या बदलाव हो गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? रोजर बिन्नी को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। वहीं पर अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो राजीव शुक्ला है। और अगर हम सचिव की बात करते हैं, सचिव की अगर हम बात करते हैं तो सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया। जय शाह पहले ही सचिव थे और वर्तमान में भी सचिव हैं। ठीक है, तो ये तीन जानकारियां आपको याद रखनी है, यानी कि बीसीसीआई के बारे में भी जानकारी रखनी है और भारतीय फुटबॉल संघ के बारे में जानकारी रखनी है। ठीक है, जानकारी बहुत है लेकिन समय कम है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है कि मूक बधिर ओलंपिक 2022 किस देश में हुआ था? तो मूक बधिर ओलंपिक का मतलब होता है डेफ एंड डम्प ओलंपिक की बात कर रहे हैं। और अभी 2022 यानी कि अप्रैल और मई के समय ये ओलंपिक हुआ था। और किस देश में हुआ है? इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो ओलंपिक हुआ था इसमें शीर्ष स्थान जो है, शीर्ष स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन ने पाया था। किसने पाया था? यूक्रेन ने पाया था। वहीं पर अगर हम भारत की बात करते हैं
तो भारत ने 8वां स्थान पाया था। कौन सा स्थान पाया था? 8वां स्थान पाया था। समझ लो भाई साहब कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, समझ सकते हो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, फिर भी यूक्रेन ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो समझ सकते हो कि परेशानी कितनी भी हो, अगर हमें जंग जीतनी है या हमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, बस इरादे हमारे मजबूत होने चाहिए। वैसे ही अपने इरादे मजबूत रखिए और हमारे साथ कंटिन्यू तैयारी करिए। अगर आपके जीएस में 18 क्वेश्चन नहीं कंफर्म हुए तो आप लोग बाद में हमसे ये बात करना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर जितने भी मैं प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं और अगर आपने कर लिए तो किसी भी चीज को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रैक्टिस सेशन से कोई ना क्वेश्चन जुड़ा होगा आपके एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो इस साल जो है मूक बधिर ओलंपिक जो हुए हैं 2022 के कहां पर हुए हैं? ब्राजील में। वहीं पर अगर हम ओलंपिक की बात कर लेते हैं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 32वां ओलंपिक की बात कर लेते हैं, 32वां ओलंपिक की अगर हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को पता होगा 32वां ओलंपिक जो है अभी चाइना में हुए थे, 2021 में हुए थे। 32वां ओलंपिक 2021 में, सॉरी चाइना में नहीं हुए थे, ये जापान में हुए थे, जापान में हुए थे। इसके अलावा हम लोग 33वें ओलंपिक की बात कर लेते हैं। 33वें ओलंपिक कहाँ पे होंगे ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा 34वें ओलंपिक भी है, 34वें ओलंपिक को भी बताना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको 35वें ओलंपिक भी बताना है। 35वें ओलंपिक कहाँ होंगे? तो हमारे 33वें ओलंपिक जो होंगे वो फ्रांस में होंगे। कहाँ पर खेले जाएंगे? फ्रांस पर होंगे। और 34वें ओलंपिक जो होंगे हमारे यूएसए में होंगे, यूएसए। इसके अलावा कनाडा भी है, इसके अलावा जो है मैक्सिको भी है। इसके अलावा कौन है? मैक्सिको भी है। इसके अलावा हमारे 35वें जो ओलंपिक की बात करते हैं, 35वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे 35वें ओलंपिक। लेकिन जो हमारे 32वें ओलंपिक थे वो कहाँ पर थे? जापान में खेले गए थे। वहीं पर अगर हम 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं, 2020 के शीतकालीन, तो शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? ये शीतकालीन ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हुए थे, ओलंपिक की बात करते हैं तो ये चीन में हुए थे, ठीक है। तो चीन एशिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां पर शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं और साथ में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक जो है वो कहाँ पर खेले जाएंगे? इटली में खेले जाएंगे। इटली का मिलान शहर है, वहां पर खेले जाएंगे 2026 के शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ देशों के बारे में दी गई है जानकारी। स्पेन के बारे में जानते हैं, एक यूरोप का देश है और अभी हाल में स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने अंडर-17 फुटबॉल फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो हमारे भारत में हुआ था। आप लोगों को पता है भारत में हुआ था। इसके अलावा हम अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं। तो अर्जेंटीना के आप एक खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, उनको आप बहुत ही भली भांति जानते होंगे, बहुत ही दुनिया के बहुत ही स्टार हैं फुटबॉल के, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका संबंध कहाँ से है? अर्जेंटीना से, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गए सारे हमारे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस देश के शासकों ने किया था? बहुत ही सिंपल है, भारत में सर्वप्रथम आक्रमण, आप ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं? यूनानी कर देते हैं या फिर अरब कर देते हैं। नहीं, इसका अंतर ना ही यूनानी है ना ही अरब। अब मैं बात कर लेता हूं, एक व्यक्ति थे, एक शासक थे जिनका नाम था डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। क्या नाम था इनका? डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। और ये जो बात करते हैं तो 518 के समथिंग, 518 बीसी की बात है। कब की बात है? 518 बीसी की बात है। तब ये आक्रमण भारत में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया। ईरानी शासक का नाम था डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। इसी को दारा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी ने आक्रमण किया था। तो भारत में पहला आक्रमण करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? ईरानी थे। अगर भारत में ये पूछ दिया जाए कि दूसरा आक्रमण किसने किया था, सेकंड आक्रमण किसने किया, तो सेकंड आक्रमण जो किया था वो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे ये पूछ दिया जाए कि पहले यूरोपीय आक्रमण करने वाले कौन थे? पहला यूरोपीय आक्रमण करने वाले कौन थे? पहले यूरोपीय, यानी पहले यूरोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है वो यूरोप में नहीं आता है, ईरान हमारे एशिया में आता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यूरोप, पहले यूरोपीय आक्रमण करने वाले कौन थे? पहला यूरोपीय आक्रमण करने वाला कौन था? तो पहला यूरोपीय आक्रमण करने वाला सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। आप सभी लोग जानते हैं इसको, सिकंदर, ठीक है। मकदूनिया के ही शासक हुआ करता था और भारत पर आक्रमण किया था। सभी लोगों को पता है जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के एक शासक थे पोरस, और पोरस के साथ इसकी टक्कर हुई थी, जबरदस्त टक्कर हुई थी। तो इन्होंने बोला भी है कि हमें भारत में कोई ऐसा दमदार शासक मिला, और सिकंदर को पता भी था कि उस समय मगध साम्राज्य, एक बहुत बड़ा मगध साम्राज्य है, वहां पे हम जीत नहीं सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा थक गया था, इसकी सेना भी बहुत ज्यादा थक गई थी। तो ये व्यास नदी के रास्ते होते हुए ये लौट गया था, बेबीलोन चला गया था।
और इसके अलावा आप लोगों को पता होगा सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को ये छोड़ गया था भारत में, और सेल्यूकस निकेटर ने सोचा था कि हम भारत पर आक्रमण करके भारत को जीत लेंगे, लेकिन इसको क्या पता था सेल्यूकस निकेटर को कि भारत में एक बहुत ही महान साम्राज्य का उदय हो चुका है, और वो साम्राज्य था मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो राजा बना था चंद्रगुप्त मौर्य, और कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर यानी कि 305 बीसी की बात है, ये आपस में टकरा गए, आपस में युद्ध हुआ और सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह हार गया था। तो ये कुछ कहानी है। फिर अगर वहीं पर बात कर लेते हैं, अरबों की आक्रमण की बात करते हैं, तो अरबों की आक्रमण 712 सभी लोगों को पता है 712 एडी में हुआ था। ठीक है, एडी में मीर कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है, मीर कासिम ने आक्रमण किया था। लेकिन याद रखना कि अरबों के आक्रमण 712 से पहले भी हुए थे, लेकिन वो कोई सफल आक्रमण नहीं थे। लेकिन जो 712 में जो मीर कासिम ने किया था वो कहीं ना कहीं एक सफल आक्रमण माना गया था, इसीलिए इसको हम लोग सबसे पहला शासक मानते हैं कि अरबों का पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो मीर कासिम मानते हैं। ठीक है, तुर्कों की अगर हम बात कर देते हैं तो तुर्कों के संबंध में महमूद गजनवी का नाम पहले आता है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी हैं, और इसके अलावा अन्य शासक आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है कार्यकारी भाषा की बात की जा रही है, कार्यकारी की भाषा की बात की जा रही है, कार्यकारी भाषा की बात की जा रही है। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में अगर भाषाओं की बात करता हूं, कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो यूनाइटेड नेशन में भाषाओं की बात करता हूं, भाषाओं की बात करता हूं तो यूनाइटेड नेशन में कितनी भाषाएं हैं, तो कुल 6 भाषाएं हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, कार्यकारी भाषा की बात करते हैं, तो कार्यकारी भाषा केवल 2 ही है। एक आपकी अंग्रेजी है, एक आपकी क्या है, अंग्रेजी है, और दूसरे नंबर पे क्या है, आपकी फ्रेंच है। दूसरे नंबर पर क्या है, फ्रेंच है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, कार्य करने वाली यानी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया। अगर ये पूछ दिया जाता कि यूनाइटेड नेशन में कितनी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, तो वहां पर 6 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में क्या हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन से आप लोगों को क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, और हमारी भी प्रैक्टिस सेट में आपको यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कह रहे हैं कि टिप्पानी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में होता है? तो बता दीजिए, टिप्पानी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में होता है? टिप्पानी किस राज्य में होता है टिप्पानी लोक नृत्य? क्या महाराष्ट्र में होता है? नहीं, महाराष्ट्र में आप लोगों को पता होगा कि कोली एक लोक नृत्य होता है। कोली गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में होता है, लेकिन मेन जो है महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप लोग तमाशा की बात करते हैं कि तमाशा, ठीक है, तमाशा जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं अरे तमाशा मत करो ज्यादा, ठीक है, क्यों यार तमाशा कर रहे हो। तो ये तमाशा जो शब्द है, ये तमाशा लोक नृत्य है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में आपने सुना होगा कि घूमर और झूमर, ठीक है, घूमर और कालबेलिया, क्या घूमर और कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान में होते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा नौटंकी, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, और ये पीटी के एग्जाम में पूछा गया था, अभी पीटी के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। बचा क्या? गुजरात बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिप्पानी जो लोक नृत्य होता है गुजरात। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वहां पर जो डांडिया वगैरह चलता है वो भी गुजरात में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। विश्व कवि किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं, विश्व कवि किसे कहा जाता है। ये भारत का कवि नहीं पूछा गया है, यहाँ पे विश्व के कवि की बात कही गई है। तो मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला गया है? भारत कवि बोला गया है। आप लोगों को पता होगा मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला गया है? भारत का कवि। राजा राम मोहन राय जो है वो एक प्रकार के समाज सुधारक थे, ठीक है। इसके अलावा लता मंगेशकर जो थी वो एक प्रकार की सिंगर रही हैं, तो गाना गाती रही हैं। भारत कोकिला जो है, इनको स्वर कोकिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? अगर हम बोले तो स्वर कोकिला बोला जाता है। किसको? स्वर कोकिला बोला जाता था। खैर अब तो हमारे बीच में नहीं है। वहीं पर राजा राम मोहन राय को जो उपाधि दी गई थी, राजा इनको बोला जाता था, राजा राम मोहन राय को राजा, ठीक है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इन्हीं को बोला जाता है विश्व कवि बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मैं बात करता हूं कि 1913 में इनको साहित्य का नोबेल मिला था। क्या मिला था? 1913 में साहित्य का इनको नोबेल दिया गया था। 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया था, साहित्य का नोबेल दिया गया था। इनकी कृति थी गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि इनकी एक रचना थी, गीतांजलि, और उसी के लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था, ठीक है। तो अपने समय का, और ये पहले एशिया के पहले व्यक्ति थे, इनको साहित्य का नोबेल मिला था, और भारत के भी ये पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल मिला। वहीं पर मैथिली शरण गुप्त की बात कर देते हैं, तो इन्हें भारत कवि के नाम से जानते हैं। और सभी लोग जानते होंगे मैथिली शरण गुप्त का जो है जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो चिरगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिरगांव, ये झांसी के पास पड़ता है चिरगांव,
और वहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था मैथिली सरल गुप्त का। और कई जो है इन्होंने बुकें मतलब कई अच्छी अच्छी रचनाएं मैथिली सरल गुप्त ने लिखी हैं। तो आज के लिए ये हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी आप क्वेश्चन में लगता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा आप स्पीड में करके वीडियो को देख सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाद बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद।